ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो है ये आज का टॉपिक है। ये डिजीज़ मैं आपको हर लेक्चर के स्टार्ट पे बताती हूँ कि डिजीज़ जो हैं ये इग्नोरेबल नहीं होती हैं, ठीक है, किसी को भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती क्या है? जनरल कैटेगरी दैट इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट लंग कंडीशंस, ठीक है, एक जनरल कैटेगरी है, ठीक है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। ऑल इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज अफेक्ट द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज इज अ अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड स्किप कर दिया कि जो अफेक्ट किसने होना है, इंटरस्टिशियम ने, ठीक है, कि जो भी डिफरेंट डिजीजेज होती हैं एट द एंड अफेक्ट क्या हो रही है आपके इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज इज अ जनरल कैटेगरी दैट इंक्लूड्स, ये फिर से वही बात, पता नहीं ये राइटिंग में इशू हो गया। तो आपको पता है कि इंटरस्टिशियम को अफेक्ट करती है, ठीक है, जनरल कैटेगरी है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस इसमें आ जाती हैं। सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। इंटरस्टिशियम इज अ लेस लाइक नेटवर्क ऑफ टिश्यूज दैट एक्सटेंड्स थ्रू आउट बोथ लंग्स, कि आपके दोनों लंग्स के अंदर इंटरस्टिशियम मौजूद है, आपको पता है, ठीक है, लेस लाइक नेटवर्क होता है। इंटरस्टिशियम प्रोवाइड सपोर्ट टू द लंग्स माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स, कि आपके लंग्स को, आपके एल्वुलाई को सपोर्ट देने के लिए मौजूद है ये इंटरस्टिशियम, ठीक है। टाइनी ब्लड वेसल्स ट्रैवल थ्रू द इंटरस्टिशियम अलाउइंग गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द एयर इन द लंग्स, ठीक है, कि इस इंटरस्टिशियम के अंदर से टाइनी ब्लड वेसल्स यानी कि कैपिलरीज पास करती हैं और क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वुलाई और कैपिलरीज के दरमियान में, ठीक है। तो ये क्या करिए, ये सपोर्ट प्रोवाइड करिए आपके लंग्स को। नॉर्मली क्या होता है कि इंटरस्टिशियम इज सो थिन इट कैंट बी सीन ऑन चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन, नॉर्मली ये दिखेगी नहीं, अगर कोई मसला होगा तो नज़र आएगी, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज इज अ ग्रुप ऑफ लंग डिसऑर्डर्स इन विच द डीप लंग टिश्यू बिकम इन्फ्लेम्ड एंड देन डैमेज्ड। डीप लंग टिश्यू किसको कह रहे हैं, इंटरस्टिशियम को, ठीक है, ये पहले इन्फ्लेम होता है फिर डैमेज हो जाता है। द लंग कंटेन टाइनी एयर सैक्स विच इज़ वेयर ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड। अब एल्विलाई के बारे में बता रहे हैं कि हमारे लंग में टाइनी एयर सैक्स होते हैं जो कि जहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। दीज एयर सैक्स एक्सपैंड विद ईच ब्रेथ, द टिश्यू अराउंड दीज एयर सैक्स इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियम, ठीक है। इन एयर सैक्स के इर्द गिर्द जो टिश्यू था वो इंटरस्टिशियम था, और ये डैमेज होता है, पहले इन्फ्लेम होता है और फिर डैमेज हो जाता है किसमें, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर। और ये क्या कर रहा था, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था आपके एल्वुलाइज को। टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, कितनी टाइप्स होती हैं, ऑल फॉर्म ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कॉज थिकनिंग ऑफ इंटरस्टिशियम, तो जो भी इसकी फॉर्म है उसमें होता क्या है कि इसकी थिकनिंग हो जाती है। द थिकनिंग कैन बी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, स्कारिंग और एक्स्ट्रा फ्लूइड, ठीक है। थिकनिंग की वजह कुछ भी हो सकती है, हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो, क्योंकि एक डिजीज़ नहीं है, ये डिफरेंट डिजीजेज हैं जो ये कॉज करेंगी, ठीक है। हो सकता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से हुई है तो भी थिक हो जाती है ये, स्कारिंग की वजह से हो सकती है, एडीमा की वजह से हो सकती है। सम फॉर्म ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आर शॉर्ट लिव्ड, अदर्स आर क्रॉनिक एंड इरिवर्सिबल। कुछ फॉर्म्स होती हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड होती हैं, थोड़ी देर के लिए रहेंगी, कुछ ऐसी होती है क्रॉनिक होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। कॉजेज क्या हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की, बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड फंजाई आर नोन टू कॉज इंटरस्टिशियल न्यूमोनियाज। Regular exposure to inhaled irritants at work or during hobbies can also cause some interstitial lung disease। वैसे तो उन्होंने कहा बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ इरिटेंट्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं जो कि रेगुलरली बंदा इनहेल कर रहा होता है अपने घर के एरिया में या फिर जहाँ वो काम करता है वहाँ पे, तो फिर हो सकती है ये, ठीक है, लाइक एस्बेस्टॉस, सिलिका डस्ट, टॉक, कोल डस्ट जो कि माइनिंग वगैरह में होती है, ग्रेन डस्ट फार्मर्स फेस करते हैं, बर्ड प्रोटीन्स वगैरह। देन आती है डिफ्यूज इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फिब्रोसिस, डिफ्यूज है अभी ये, ठीक है। डिफ्यूज इसको कहते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट एंड क्रिप्टोजेनिक फिब्रोसिंग एल्वुलाइटिस इन यूरोप इनिशियली सम टाइप ऑफ इंजरी टू द पल्मोनरी पैरेन्काइमा causing an influx of inflammatory and immune cells resulting in a diffuse inflammatory process distal to the terminal bronchiole, ठीक है। होता क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के डिस्टल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई इंजरी हुई है लंग पैरेन्काइमा को, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, इम्यून सेल्स जहाँ भी इंजरी होगी आएंगे ना अंदर, ठीक है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के जो डिस्टल एरिया क्या पड़े हुए हैं, एल्वुलाई पड़े हुए हैं ना, तो इन शॉर्ट क्या होता है, एल्वुलाइटिस हो जाती है इसमें, ठीक है।
एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, अनसर्टेन है, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कोई एक नहीं हम बता सकते। सिमिलर कंडीशंस कैन बी प्रोड्यूस बाय सर्टेन ड्रग्स और पॉइजन्स एंड आर फाउंड इन पेशेंट विद रूमाटाइड आर्थराइटिस एंड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, ठीक है, इन लोगों में पाई जाती है। देयर अपीयर्स टू बी अ जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। एक तो ड्रग्स का भी हमने कहा ड्रग्स की वजह से होती है, दूसरा हमने कहा पॉइजन्स की वजह से भी हो सकती है, रूमाटाइड आर्थराइटिस वालों को भी है, मतलब देखी गई है, ठीक है, सबको नहीं, कुछ लोगों को। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस वालों में भी देखी गई है। उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी है, उन्होंने कहा जो ट्विन्स होते हैं दोनों में, बहन भाइयों में होती है, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें पाई गई। इसका मतलब है कि अगर सेम लोगों में है, जेनेटिक्स वाले लोगों में है, तो इसका मतलब है कि ये जेनेटिकली ट्रैवल कर रही है, ठीक है। This condition has also been reported in a few individuals with Raynaud's phenomena, ulcerative colitis वालों में भी देखी गई, and other diseases, but their exact relationship remains unclear, ठीक है। डिफरेंट तरह के लोगों में ये देखी गई है, लेकिन उन्होंने कहा एग्जैक्ट क्या वजह है वो हमें नहीं पता कि क्यों होती है, ठीक है। सिम्टम इसके क्या है, बंदा फटीग फेस करता है, डिस्निया, जब वो एक्सर्शन करेगा डिस्निया हो जाएगा उसको। क्रोनिक अनप्रोडक्टिव कफ, इसमें देखें अनप्रोडक्टिव है, म्यूकस की कोई बात नहीं हमने की कहीं पे, सो इसमें भी कफ है लेकिन अनप्रोडक्टिव। एज द डिजीज़ प्रोग्रेसेस द पेशेंट बिकम स्टडीली मोर डिस्निक और साइनोटिक, कि जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ेगी डिस्निया बढ़ता जाएगा और साइनोसिस हो जाएगी। डायग्नोसिस के लिए आप क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं, वन नोट शार्पली, क्रैकलिंग रेल्स आती हैं, क्रैकलिंग साउंड्स सुनाई देंगी, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन इज रिड्यूस्ड एंड क्लबिंग ऑफ डिजिट्स, ठीक है। एक तो चेस्ट एक्सपेंशन नहीं होगी क्योंकि हमने कहा एल्वियोलाई डैमेज हो रहे हैं इसमें, ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन इफेक्ट हो रही है, दूसरा क्रैकलिंग साउंड आ रही है, तीसरा क्लबिंग। एक्सरे कराएंगे तो उन्होंने कहा डिफ्यूज रेटिकुलर मार्किंग मोस्ट प्रोमिनेंट इन द लोअर लंग फील्ड्स, ठीक है, रेटिकुलर मार्किंग्स दिखाई देंगी लोअर लंग फील्ड्स में ज़्यादा होती हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटीज कराएंगे, वाइटल कैपेसिटी कम शो होगी, टोटल लंग कैपेसिटी भी कम होगी, और फ्लो रेट्स भी जो होते हैं वो फ्लो रेट्स जो हैं वो तकरीबन नॉर्मल है क्योंकि ऊपर से एयर नॉर्मल आ रही है, ठीक है। मसला कहाँ है, एंड पे जाके एल्वियोलाई में एल्वियोलाइटिस हुई हुई है, बाकी तो ठीक है ऊपर से, तो फ्लो रेट्स नॉर्मल होंगे, बाकी उसकी वाइटल कैपेसिटी कम होगी, टोटल लंग कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज वेंटिलेशन का प्रोसेस किधर जाके हो रहा है, एल्वियोलाई में। Complication is markedly reduced to less than half of the predicted value. A reduced diffusing capacity is the earliest and most consistent change. At first, the arterial partial pressure of oxygen may be normal at rest but may drop significantly with exercise. तो स्टार्ट पे क्या होता है, मैं ऊपर लफ्ज़ कॉम्प्लिकेशन पढ़ गई हूँ तो आप लोग कंफ्यूज शायद हो गए। कॉम्प्लायंस था, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपके लंग्स की कॉम्प्लायंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, ठीक है, कि हाफ से भी कम रह जाती है, कि हमने कहा ना लंग की एक्सपेंशन कम हो गई है, ठीक है। और किस वजह से, क्योंकि आपकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कम है। हमने कहा एल्वियोलाइज डैमेज है, उसका कैपिलरी नेटवर्क में मसला आ जाएगा फिर, तो एल्वियोलाइज डैमेज हो जाएंगे, तो एल्वियोलाई पहले से इन्फ्लेम्ड है, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो कॉम्प्लायंस कम हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो नॉर्मल होता है रेस्ट के ऊपर, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करेगा डिमांड बढ़ेगी तो फिर डिस्निया हो जाता है उसको, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लेटर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मार्केटली रिड्यूस करता है थिकन्ड एल्वियोलाई की वजह से, ठीक है, रेस्ट पे भी, क्योंकि एल्वियोलाई जो हैं वो थिक हो गए हुए हैं, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैचिंग हो गई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिड्यूस हो गया है, हाइपर वेंटिलेशन जो करता है इसके नतीजे में, जब ऑक्सीजन कम हो जाती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो रिस्पॉन्स में बंदा क्या करता है, हाइपर वेंटिलेशन, और उसके नतीजे में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। देन आता है ब्रोंको एल्वियोलर लावेज, ये यूज टू असेस द अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ इम्यून अफेक्टर सेल्स एंड प्रोटीन्स इन द एल्वियोलाई, कि एल्वियोलाई के अंदर कितने इम्यून सेल्स और प्रोटीन्स जमा हुई हुई हैं, कितनी इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए आप टेस्ट करते हैं, वो है BAL, ब्रोंको एल्वियोलर लावेज, ठीक है। This is a medical procedure in which a bronchoscope is passed through the mouth or nose into the lungs and fluid is secreted into a small part of the lung and then collected for examination, ठीक है, कि इसको ब्रोंकोस्कोप डाला है, ठीक है, देन जाके लंग के किसी पार्ट में, लाइक फर्ज करें किसी एल्वियोलाई में जाके फ्लूइड डाला जाता है, सिक्रीट किया जाता है, ठीक है, इसी से ब्रोंकोस्कोप के थ्रू, तो वो फ्लूइड को बाद में वहाँ से कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बाद में हमने उसी फ्लूइड की एग्जामिनेशन करनी होती है ना, ये सैम्पल ले लिया हमने। BAL is typically performed to diagnose lung disease, in particular
बाल इज़ कॉमनली यूज टू डायग्नोज इन्फेक्शंस इन पीपल विद इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स, न्यूमोनिया इन पीपल ऑन वेंटिलेटर्स। ठीक है, नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे यूज़ होता है इन्फेक्शंस को देखने के लिए जिनको इम्यून सिस्टम का मतलब प्रॉब्लम्स है पहले से ही। ठीक है, और निमोनिया अगर वेंटिलेटर पे बंदा उसको निमोनिया हो गया तो किस वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम बाल करते हैं। ये सारा कुछ वही लिखा है, बस एक लाइन उन्होंने ऐड की है कि जो हमने वो डाला था ना फ्लूइड, हमने कहा था स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, तो वो सेलीन होता है 20 to 50 ml डालते हैं, और टोटल कितना फ्लूइड आपने लेना है 150 to 300 ml। छोड़ दें स्लाइड को, इतना ज़रूरी नहीं है। आपको प्रोसीजर पता है ना कि फ्लूइड डालना है, फिर उसी फ्लूइड को कलेक्ट कर लेना है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये आपके लिए फिब्रोसिस वगैरह के अलावा जो है आपके लंग की इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिकेशंस आर यूजुअली कंटिन्यूड। मोस्टली जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इनका फंक्शन यही है, आपकी इन्फ्लेमेशन जो लंग में होती है ना उनके लिए आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हो। मेडिकेशंस आर यूजुअली कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड देन अ डिसीजन इज मेड अबाउट कंटिन्यूइंग टैपलिंग। कि मेडिसिन जो उसको दी गई है वो आपने तकरीबन पूरा साल तो लेनी होती है, उसके बाद देखते हैं कि अब फर्दर इसको ज़रूरत है लेनी है या फिर टैपर करके ख़त्म कर दें। इंडिविजुअल हु आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मे बी प्लेस्ड ऑन अदर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स such as cyclophosphamide, azathioprine, penicillamine. Penicillamine is more effective in patients with connective tissue diseases and interstitial fibrosis other than those with IPF। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पेशेंट शुड स्टॉप स्मोकिंग एट वंस। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट विद एक्सरसाइज दैट देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंट फॉल इन आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है, तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है अगर आपने एक्सरसाइज वगैरह करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है। उसके बाद इंडिविजुअल दैट रिक्वायर मोर देन 4 लीटर फ्लो पर मिनट बाय नेजल प्रोंग्स में प्रेफर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ट्रेकिया। ठीक है, जिनको इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है सो उसके लिए आपने जो है डायरेक्ट ट्रेकिया में जाके जो होती है ना ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आपने करनी है वो डायरेक्ट ट्रेकिया में करनी होती है। ठीक है, आगे सारी बात वही है कि ऑक्सीजन आपने सप्लीमेंटेशन वगैरह देनी होती है। पेशेंट दैट हैव रिफ्रैक्टरी डिजीज लिमिटेड टू द लंग्स मे बी कैंडिडेट्स फॉर सिंगल और डबल लंग ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जिनको रिफ्रैक्टरी डिजीज़ है, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आप क्या करें कि लंग की ट्रांसप्लांटेशन करा लें। ठीक हो गया, तो अभी तक इतना ही ख़त्म है आई गेस। हाँ, ख़त्म हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया। हाँ, मेडिकल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आईपीएफ मैंने आपको नहीं बताया। आईपीएफ आपको पता ही है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस को कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया फाइब्रोसिस वाले जो होते हैं ना उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है, आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखा, अदर मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड से फ़र्क नहीं पड़ता अदर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज़ कर लें। ठीक है, उसके अलावा जो है उन्होंने कहा स्मोकिंग नहीं करनी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है ऐसी कंडीशन में। अगर एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ एडमिनिस्टर करनी है वो भी उन्होंने बता दिया। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप डायरेक्ट ट्रेकिया में एडमिनिस्टर करो, और जिनकी डिजीज़ रिफ्रैक्टरी है उनको क्या करना है कि वो फिर अपना लंग जो है उसको ट्रांसप्लांट करा लें। ठीक है, तो ख़त्म हो गया है लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और अभी तक समझ आ रही होगी। और मेरा थोड़ा ना तबीयत वगैरह थोड़ी सेट नहीं है, इस वजह से जो है ना सांस चढ़ा है बहुत ज़्यादा बोलते हुए, तो आई गेस इरिटेटिंग होगा और आवाज़ भी गंदी सी हुई भी है। तो ये चीज़ें आप इग्नोर करें, बर्दाश्त करें। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।